करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, मार्केट आउटलुक पर बात करने के लिए और अगली दिवाली तक के लिए कमाई की थीम पर चर्चा करने के लिए प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार मौजूद हैं, जो मार्केट में 3 दशक का से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। जयकुमार जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सीजन्स ग्रीटिंग्स। थोड़ा सा ये संवत मार्केट के लिए फीका रहा है, लेकिन क्या थोड़ा एक सेंस बन रहा है कि जो मार्केट रेजिलियंस दिखा रहा है पिछले कुछ समय से, ये वाला संवत शायद मार्केट के लिए अच्छा हो, जो पेशेंस लोगों ने रखी है शायद वो रिवॉर्ड हो इस साल? सबसे पहले तो सीजन्स ग्रीटिंग्स टू ऑल योर व्यूअर्स। और मैं ये चाहता हूँ कि दर्शकों के लिए बहुत बढ़िया साल रहेगा ये। और एक प्रिंसिपल कारण है इसका कि अगर आप देखोगे इमर्जिंग मार्केट्स 25% के ऊपर बढ़ चुके हैं ओवर द लास्ट 6 to 9 months। इंडिविजुअल मार्केट्स हैव डन इवन बेटर। और उस माहौल में हमारे मार्केट्स ने आई थिंक 2 या 3% का भी रिटर्न मुश्किल से दिया हो। और आईपीओस का जो मतलब कि जो बौछार है, उसके कारण काफ़ी रिटर्न्स मेरे हिसाब से इसके बाद दिखेंगे, जब आईपीओ का या तो थोड़ा प्रेशर कम हो या कुछ आईपीओस फेल होने लगेंगे, या फिर आईपीओस विड्रॉ होने लगेंगे। तो जो पेपर का इश्यूएंस हुआ है उसके कारण काफ़ी हद तक, और अर्निंग्स हैव नॉट केप्ट पेस। अर्निंग्स और आईपीओस के कारण हमारे सेकेंडरी मार्केट के रिटर्न्स काफ़ी म्यूटेड रहे हैं लास्ट 1 साल के लिए। और मुझे लगता है कि एक तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये ट्रेड डील एक तरह मतलब एक शेप बनेगा इसका अगले 45 to 60 डेज में। और मुझे लगता है, जो पहले भी मैं कह चुका हूँ, कि इंडिया विल प्रॉब्ली गेट द बेस्ट ऑफ टर्म्स। उस फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड का एक जो प्रभाव मार्केट पे रहा है कि 50% रहेगा या फिर इंडिविजुअल सेक्टर्स विल गेट हर्ट, इसके कारण बहुत सारा प्रेशर आई थिंक हैज कम फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आल्सो। लोकल लिक्विडिटी हैज गॉन इन लार्जली अपने आईपीओस को सपोर्ट करने के लिए। सेकेंडरी मार्केट में बाइंग तो रहा ही है, लेकिन दैट इज ओनली बीन नेगेटेड बाय द सेलिंग जो एफआईएस करते आए हैं। ये सब फैक्टर्स मुझे लगते हैं कि काफ़ी रिवर्स होंगे अभी। ये भी लग रहा है कि फॉरेन पैसा काफ़ी आने वाला है मार्केट्स में अगले 1 साल में, प्लस लोकल लिक्विडिटी कंटिन्यू करेगा। सिर्फ ये 2 फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मुझे लग रहा है कि ये फ्रॉम नाउ टू द नेक्स्ट संवत इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया रहेगा। तो जयकुमार जी, इसको लीड क्या करेगा? क्या बैंकिंग लीड करेगी? ऑटोज में मैसिव रैली रही है, क्या ऑटोज लीडरशिप पॉकेट्स में इंटैक्ट रहेगी या आईटी सरप्राइज करेगा? मतलब ज़्यादा आपका इस समय कन्विक्शन कहाँ पर है? आई थिंक बैंकिंग विल कंटिन्यू टू बी द लीडर, क्योंकि एक नया हाई अगर मार्केट में आना है, जो मुझे लगता है अगले 3 महीने में आ सकता है, वो नया हाई बैंकिंग सेक्टर लीड करेंगे। Even on days when markets are down like today, the banking sector is indicating leadership. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि वेटेज भी सबसे हाईएस्ट है बैंकिंग का। बैंकिंग विल लीड द वे। टेक्नोलॉजी आई एम नॉट दैट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। एक और सेक्टर जिसका वेटेज काफ़ी कम है, जो लीडरशिप रोल तो खैर निभा नहीं सकता है, लेकिन जो अट्रैक्टिव रहेगा वो फार्मास्यूटिकल है, जिसके बारे में भी हम काफ़ी हद तक चर्चा कर चुके हैं अपने प्रीवियस इंटरेक्शंस में। द थर्ड सेक्टर विच आई थिंक विल हैव अ बिग इज कैपिटल गुड्स, जो लोकली आई थिंक काफ़ी हद तक जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बैक बर्नर पे रह चुके हैं, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आने के लिए आई थिंक द कैपिटल गुड स्पेस will be an important constituent. So stocks like L&T, etc., could actually lead the way. So capital goods and banking and earnings will come through, क्योंकि काफ़ी consolidation sectors में हो रही हैं। जैसे banking में NBFCs portfolios are coming into banks, NBFCs are merging into each other या into banks, etc. तो I'm very bullish on banking, pharmaceutical, capital goods as 3 sectors that we should look at. जयकुमार सर, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कभी कभी कोई अच्छे लिस्टिंग और कोई
इंडस्ट्री लीडर जब किसी सेगमेंट में उसकी लिस्टिंग होती है तो वो कई बार फॉर्चून्स बदलते हैं। मैं सर इशारा कर रहा हूँ एलजी की लिस्टिंग पॉसिबली जो होगी, हालांकि आईपीओ को तो ज़्यादातर लोगों के हाथ नहीं लगा, बट वाइट गुड्स सेगमेंट में एलजी के आने के बाद क्या एलजी को ही चेस करना चाहिए या फिर थोड़ा सा वोल्टास, देन वी हैव हेवल्स, वर्लपूल, इस स्पेस पे आपका टेक क्या होगा सर इस लिस्टिंग के बाद? आई थिंक ये स्पेस, इसमें 3-4 इंटरेस्टिंग मिड कैप प्लेज हैं। मैं स्पेसिफिक नाम तो लूंगा नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे तो सम ऑफ द व्हाइट गुड्स हैव नॉट डन वेल ओवर द लास्ट सम लेंथ ऑफ टाइम। सिर्फ लिस्टिंग के कारण कोई सेक्टर में कोई इंपॉर्टेंस आता है ऐसा भी मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जैसे वारी के लिस्टिंग से सोलर स्पेस में काफ़ी फोकस आया, हो सकता है कि एलजी के लिस्टिंग से ये स्पेस में वापस कंसंट्रेशन या फोकस आ सकता है, बट इट इज़ नॉट अ बिग इनफ स्पेस फॉर टू मच मनी टू कम इनटू। तो फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा एलजी के बारे में कोई विचार नहीं है, मतलब कोई खास ओपिनियन नहीं है, लेकिन capital goods in general, which is more industrials rather than pure consumer, I would back. And the other space I would look at is, if I had to look at a fourth space, would be consumption themes. क्योंकि जीएसटी का कट और उसका इम्पैक्ट अभी तक आया नहीं है, प्लस ग्रेटर डिस्पोजेबल इनकम, तो पॉसिबल है कि थोड़ा कंजम्पशन बेस्ड बॉटम्स अप बाइंग भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कमेंट्री पढ़ते हो हिंदुस्तान लीवर और उनके, तो they haven't been quite so bullish about near term consumption pickup. तो वो रहेगा कि मतलब maybe the startup space and the consumption themes are creating a greater impact and market shares are going to the startup space rather than the established players, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ इंडस्ट्री जो पेंट्स वगैरह हैं जो कंजम्पशन बेसिस है, उस पर कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। तो ये दोनों कारण, भले ही कंजम्पशन थोड़ा बढ़े, but maybe in areas that don't have so much competition, वहाँ फोकस कर सकते हैं rather than the pure FMCG plays where competition is high, especially from the startup space which are well funded. ओके, अच्छा सर, मेटल्स पे आते हैं। खैर प्रीशियस मेटल्स की तो आप क्या ही समझें। आज सर एक समय सिल्वर 5300 रुपये ऊपर था, 5500 रुपये ऊपर, 300 रुपये ऊपर। फेरस नॉन फेरस ग्रुप में जहाँ पैसा बना भी है, स्विंग में अच्छे लोगों ने पैसे कमाए भी हैं, बट अभी क्या मेटल्स में मोमेंटम कायम रहेगा? आपका टेक क्या है मेटल्स पे सर? मेटल्स में काफी कंसोलिडेशन हो चुका है। चाइनीज प्रोडक्शन काफी हद तक कंट्रोल पे रखे हैं वो लोग, और चाइनीज एक्सपोर्ट डेटा ऑल्सो इंडिकेट्स कि भले ही एक्सपोर्ट्स हैव कम डाउन, एंड दैट इज लार्जली बिकॉज प्रोडक्शन हैज बीन केप्ट इन चेक, एंड जो बड़े सारे जो बंद कैपेसिटीज हैं वो अभी भी बंद हैं, एंड पोल्यूशन के कारण काफ़ी हद तक इन लोगों ने कैपेसिटी पे थोड़ी पाबंदी रखी है। तो मुझे ऐसा मानना है कि प्रोडक्शन अगर वहाँ कम रहे तो इतना डंपिंग बाकी मार्केट्स में नहीं होगा, एंड अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ टू इंक्रीज इन इंडिया, देन मेटल्स एंड स्टील विल लीड द वे. So some of the metal players have done well. They're all trading at their 52-week or in fact lifetime highs. और उस कारण इनको कोई भी बड़े corrections में 10-15% lower, at least the major industrials, whether you take the steel and the ferrous or the non-ferrous players, on corrections we should be looking to buy them, because most of these are trading at near time or at all-time highs. That is as far as metals is concerned. The other aspect that I would take is that commodities in general, मतलब दुनिया में पैसा डॉलर से बाहर निकल के it has been hunting permanent destinations. कुछ गोल्ड और सिल्वर में गया है, कहीं क्रिप्टो और बिटकॉइंस में गए हैं, तो ये मार्केट्स में काफ़ी हद तक बबल लाइक फॉर्मेशंस हुई हैं, एंड प्राइसेस आर एट लाइफ टाइम हाइज. So commodities also have been at the receiving end of money, which is moving away from the US dollar. लेकिन वहाँ पर अगर कुछ भी normalization आता है, या तो trade basis पे या normalcy with the rest of the world, especially China, India, etc.,
तो मुझे लग रहा है कि जो यूएस डॉलर इतना अग्रेसिवली लोगों ने बेचा है, वहाँ थोड़ी रिवर्सल्स आ सकती हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो कमोडिटीज में और गोल्ड सिल्वर की तेजी हुई है, वहाँ थोड़ी रुकावट आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म आई थिंक जो ट्रस्ट लेवल्स यूएस में थे, यूएस मार्केट्स में थे, वो काफी हद तक इरोड हो चुके हैं। तो पॉसिबली commodities may have a pause, could also dip 10, 15, 20% from here, and the US dollar reversal could start happening. जो डॉलर इंडेक्स 110 से 96 तक गया था, अभी बाउंस बैक करके 99 के आसपास है। हो सकता है 102, 102, 103 तक भी जा सके, और उस मूवमेंट में मुझे लग रहा है कि या तो डॉलर रुपये का भी 89, 89 हाफ में एक पीकिंग सा इम्पैक्ट आके थोड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि इंडियन करेंसी इज वीकेंड अगेंस्ट एवरी करेंसी इन द वर्ल्ड, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पर आरबीआई इंटरवेंशन भी शायद हो, एंड इन्फ्लेशन टू बी केप्ट अंडर चेक, वी कांट अलाउ आवर करेंसी टू वीकन इंडिस्क्रिमिनेटली। तो थोड़ा बहुत इन सब ट्रेंड्स में रिवर्सल, एंड द बिगेस्ट रिवर्सल आई एक्सपेक्ट इज दैट जो इमर्जिंग मार्केट स्ट्रेंथ हुआ है, जिसमें इंडिया हैज एक्चुअली नॉट पार्टिसिपेटेड, वो रिवर्सल होके इमर्जिंग मार्केट में थोड़ा पीकिंग आउट होके इंडिया में पैसा आए, ऐसा माहौल मुझे लग रहा है कि बन सकता है। ओके, चलिए, आपने फार्मा की बात की थी। फार्मा पे आप काफ़ी समय से बुलिश रहे भी हैं। विद इन फार्मा क्या ट्रेडिशनल जेनेरिक प्लेस पर बैक किया जाए, या फिर अभी जो फ्राइडे को सीडीएमओ प्लेयर्स के लिए इतनी बड़ी न्यूज़ आई थी, उसके बाद हमने वहाँ काफ़ी बड़े मूव्स देखे, उन पर फोकस किया जाए, या डोमेस्टिक फार्मा पर फोकस करें? एक्चुअली फ्राइडे का जो न्यूज़ था बायोसिक्योर एक्ट का, इट इज मोर फॉर एक्चुअली बायोलॉजिक्स, not so much for CDMO as such, but biologics पे ज़्यादा just to make a difference between the two, biologics का ज़्यादा impact है, जो कि listed players में कम है। I mean CDMO वाले काफ़ी हैं जिनके valuations already बढ़ चुके हैं। generics has been my favorite। वहाँ पर लोगों का ये मानना रहा है कि क्योंकि पेटेंटेड ड्रग्स पे काफ़ी कंस्ट्रेंट्स लागू किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एक्सेट्रा, तो उनको ये ऐसा मानना था कि जेनेरिक्स पे भी कुछ आ सकता है। लेकिन जब से वो इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ है ऑफ आइटम्स विच आर इन अंडर दैट 232 सेक्शन, the conclusion has been कि there will be no impact on generics. I think that has been a big cloud that has been removed. If you see some of the big generics players, especially into the US, have moved up about 8-10% from their lows. But मुझे लग रहा है कि अभी the movement has just begun. So some of the big players in that space, generics, could be big beneficiaries, especially because export data has been still quite strong even as of last month. So exports are continuing. The dollar rupee has weakened. The dollar versus the euro and sterling has weakened significantly more, 20% from beginning of the year levels. तो हमारा जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी डॉलर रुपी मूवमेंट अगेंस्ट द अदर करेंसीज हैज नेगेटेड। तो एक्चुअली इंडिया हैज कम आउट सिग्निफिकेंटली हायर, और यदि चाइना के ऊपर ये टैरिफ्स लागू रहते हैं एंड दे कंटिन्यू, इंडिया कैन ओनली बी अ बिगर बेनिफिशियरी देन दे ऑलरेडी आर। तो whichever way we look at it, pharmaceutical in terms of pricing, the generics is the most required as far as the US markets are concerned, as far as the US consumer is concerned, and in that context, the exchange rate movement and the weakening of the rupee एक और एडेड इनका ट्रिगर हुआ है वैल्यूएशन के बेसिस पे। जय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको सीजन्स ग्रीटिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।